हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम अर्जुन सिंह, क्लास 10th केमिस्ट्री। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ योर फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्विक रिवीजन। ठीक है, तो हम लोग एक सिंगल क्लास में कैसे पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देन कैसे हम लोग हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे कोरोजन क्या होता है, देन रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे सिंगल लेक्चर में। आप ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको नहीं कुछ पता हो तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। केमिकल आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पे बता रहे हैं फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस और न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म व्हिच हैव न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, ये होता है केमिकल चेंज, ठीक है। अब हम बात करें फिजिकल चेंज जो होता है वो क्या होता है, वो रिवर्सिबल होता है, लेकिन केमिकल जो चेंज होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। तो फिजिकल और केमिकल चेंज का अगर एग्जांपल देखा जाए तो आप देख सकते हैं, जैसे आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज। और वाटर को आइस में कन्वर्ट किया तो ये भी क्या हो गया, फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि आइस एंड वाटर, ठीक है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं है। आइस भी अपना वाटर के फॉर्म में ही रहता है और वाटर जो होता है वो लिक्विड है, तो वो भी हमारा H2O के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है ना। तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है ना। ओनली उसका स्टेट चेंज होता है, फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड। लेकिन केमिकल प्रॉपर मीन्स केमिकल चेंज का मतलब होता है उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसमें भी सॉलिड से लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे केमिकल चेंज से रिलेटेड कुछ रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए आप चाहे तो नोट करते चलेंगे। केमिकल रिएक्शन होता है कि द प्रोसेस इन विच or new substance is formed which have a new chemical properties is known as chemical reaction, ठीक है। कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, न्यू होती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका हो सकता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा हुआ, तो फोटोसिंथेसिस एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है, आपको पता होगा कि प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट में क्या होता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करता है और वाटर आता है, रूट के थ्रू वो लीफ में जाता है और सनलाइट के प्रेजेंस में उसमें लीफ में पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है ना। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, न्यू होती है। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन, जैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा होता है। रेस्पिरेशन हमारे ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन भी पाया जाता है। वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड साथ में एनर्जी भी रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होगा, एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, ग्लूकोज से डिफरेंट होती है। तो ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारा क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। फूड का जो डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है, ये भी क्या होता है, एक तरह का केमिकल चेंजेज होता है, इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमारा होगा, जैसे कि हमने बोल दिया रस्टिंग ऑफ आयरन।
रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही होता है। जैसे कि आयरन को हम लोग ओपन एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो वो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है ना। तो आयरन का ऑक्साइड बनाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है। पहले वो आयरन के फॉर्म में था, अभी वो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी दे सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है। तो ये सब जितने एग्जाम्पल हैं, और भी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन के जो आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा केमिकल रिएक्शन के। हाउ टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, ठीक है ना। तो पहचानने का कुछ तरीका है, इसमें मैं यहाँ पे बात कर ले रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। चलिए बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए बात करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एक मिनट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो आपको जो भी कैरेक्टरिस्टिक पता है सबके सब हमको एग्जाम में लिख देना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। अब कहोगे आपकी फिजिकल चेंज में भी स्टेट का चेंजिंग होता है, जैसे कि आइस इज कन्वर्टेड टू वाटर, वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस, तो यहाँ पे भी चेंज क्या है, फिजिकल, ये केमिकल चेंज, इसको क्यों नहीं बोलते, इसको फिजिकल चेंज। हम बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, न्यू होगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, न्यू होगी, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब होता है कि अगर हम सपोज दैट हमने एक कंपाउंड ए लिया, ए कन्वर्ट हो गया बी में, ठीक है ना, तो बी जो होगा इसकी प्रॉपर्टी ए से क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब ए से जब बी बना तो ए से बी में कन्वर्ट होने के बाद बी की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ए से क्या हो रही है, डिफरेंट हो जा रही है। तो अगर यहाँ पे ए सॉलिड है और ये बी लिक्विड हो गया तो यहाँ क्या हो रहा है, स्टेट का तो चेंजिंग हो गया, लेकिन बी की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इससे क्या है, डिफरेंट है, तभी हम इसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो पहला हमारा हो गया चेंज इन स्टेट। सेकेंड बात कर लेते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो कलर की चेंजिंग कैसे है, जैसे कि हम लोग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, उसमें हमने आयरन नेल को डिप किया, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर। जैसे ही उसमें आयरन नेल को हम लोग डिप करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसा कलर आता है, लाइट ग्रीन कलर। तो यहाँ कलर की चेंजिंग हो गई, इसका मतलब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो चेंज इन कलर ये भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन भी। कहीं भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कलर की चेंजिंग हो रहा होगा, जैसे कि क्या है, एक कंपाउंड में हमने दूसरे कंपाउंड को मिक्स किया, कलर चेंज हो गया, इसका मतलब किसके वजह से कलर चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अगला हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर का चेंजिंग कैसे होगा, जैसे हम बात करें क्विक लाइम लिया, चूने को पानी में डाल देते हैं, तो पानी में डालते ही क्या होगा, जो भी जैसे सपोज टेक टेस्ट ट्यूब, और उसमें हम लोग क्या लें, टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया वाटर, वाटर में हमने क्विक लाइम ऐड किया, क्विक लाइम ऐड करते ही टेस्ट ट्यूब हमारा क्या होगा, गर्म हो गया। तो किसका मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर का चेंजिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो कहीं भी ऐसा प्रोसेस आए जहाँ पे हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो वहाँ पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर हम देखेंगे। तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोर्थ हमारा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। गैस का इवोल्यूशन कहीं भी, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, गैस बबल्स के फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं तो एक इनसॉल्युबल मास का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब उस इनसॉल्युबल मास का फॉर्मेशन के वजह से क्या इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। आपको इतना पता चल गया होगा। तो ये 5 तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हमको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, यही कैरेक्टरिस्टिक हमको बोर्ड में जो भी हमारा एग्जाम होगा उसमें हमको लिख के आना होगा, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल हमने पढ़ा कुछ, उसके बाद हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब अगला टर्म पे आते हैं। अगला हमारा क्या टॉपिक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग आगे देख लेते हैं। तो चलिए आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन है उसी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं हम लोग, शॉर्टेन करके लिख देते हैं, मतलब छोटे फॉर्म में लिख देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे क्या होगा, द शॉर्टेंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हम बात कर लें मैग्नीशियम रिएक्ट विद, जैसे कि अभी हमने बात किया था फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, और उसी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो भी कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक थर्ड कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसी को हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करके लिख देते हैं, उसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात किया कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो हमने लैंग्वेज में ऐसे ही बोल दिया, ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। एंड इसी को हम लोग क्या करते हैं, सिंबल के फॉर्म में या वर्ड के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब ये केमिकल इक्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा। केमिकल इक्वेशन कोई 2 तरह का होता है। इक्वेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज नोन एज वर्ड इक्वेशन एंड सेकेंड इज नोन एज सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशन, ठीक है, ये 2 तरह का होता है, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन क्या क्या होता है। वर्ड इक्वेशन होता है, जैसे इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको वर्ड के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, और उसी को अगर हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, वर्ड इक्वेशन क्या होगा, जैसे हम बात करें मैग्नीशियम में रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो वर्ड इक्वेशन क्या होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको वर्ड के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, जैसे कि मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन, ठीक है, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में होता है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट, ठीक है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए हम लोग एक एरो लगाते हैं पॉइंटिंग टुवर्ड द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। चलिए आगे अगला एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, दिस इज द वाटर। आगे देखेंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद देखेंगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो ये बनाएगा अमोनिया।
आगे देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। तो रिएक्टर क्या बनाएगा, तो हम बोलेंगे ये बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, कि इसको वर्ड इक्वेशन कैसे बोलेंगे और इसको सिंबॉलिक इक्वेशन कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन हमने अभी यहाँ पर लिखा। वर्ड इक्वेशन क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग सिंबल के मीन्स वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ड इक्वेशन। एंड कोई भी वर्ड इक्वेशन है उसको लिखने का तरीका क्या है कि हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो लिख रहे हैं उसको रिएक्टेंट बोल रहे हैं, राइट हैंड साइड में उसको प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम लोग सेपरेट करते हैं बाय द प्लस साइन, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को भी हम लोग सेपरेट करते हैं बाय द प्लस साइन। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए हमने एरो से हम लोग उसको सेपरेट करते हैं पॉइंटिंग टूवर्ड द प्रोडक्ट साइड। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसी वर्ड इक्वेशन को हम लोग सिंबॉलिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, अब सिंबॉलिक का मतलब क्या है कि जिसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन। जैसे लिख लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का सिंबल आपको पता है, इसको बोलते हैं Mg। ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 के फॉर्म में, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग अभी जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन इज H2, ऑक्सीजन इज O2, दोनों रिएक्टर के क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बैलेंस कर लिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन। आगे देख लेते हैं N2। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को लिखेंगे N2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज H2, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज NH3। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 2। कैसे बैलेंस करते हैं अभी हम जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। ठीक है, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4 एंड प्लस सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे, हम बेरियम क्लोराइड को BaCl2 लिख रहे हैं, सोडियम सल्फेट को Na2SO4 लिख रहे हैं। BaSO4 मीन्स बेरियम सल्फेट कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए आपको बैलेंसी टेबल याद होना चाहिए, और कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन मीन्स केमिकल फार्मूला बनाते हैं, ये सब चीज़ें आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है। प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी हम लोग चैप्टर को कैसे खत्म कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको बोर्ड के समय में बहुत काम देने वाला है। ये टॉपिक आप ये अगर वीडियो आपने बोर्ड के समय देखते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो कि मैं प्रैक्टिस बाद में करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ड इक्वेशन क्या है और सिंबॉलिक इक्वेशन। वर्ड को सिंबॉलिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और सम टाइम क्या होता है कि सिंबॉलिक इक्वेशन ऐसे दे देगा, बोलेगा कि उसको वर्ड में कन्वर्ट करो। तो क्या करना है, जैसे मैग्नीशियम यहाँ दिया है MgO2 MgO, तो बस लिखना क्या है, Mg की जगह मैग्नीशियम लिख देंगे, O2 की जगह पे ऑक्सीजन लिख देंगे, MgO की जगह पे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख देंगे। तो कहीं भी क्वेश्चन अगर दिया है उसको वर्ड को सिंबॉलिक में कन्वर्ट करना है, सिंबॉलिक को वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये केमिकल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं और उसको कैसे लिखते हैं आपने ध्यान से देख लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, मतलब बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उसमें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और अनबैलेंस को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होता है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो
ये वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर होगा। मैं कोई भी टॉपिक यहाँ, ऐसा नहीं है कि सिंगल क्लास में हमने सिंगल लेक्चर में पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो कोई भी टॉपिक हम यहाँ पे छोड़ेंगे। आपको एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इस टॉपिक के हम लोग कवर करेंगे और जितने भी यहाँ पे टर्म्स एंड डिफिनीशन है पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। कोई भी टॉपिक हम यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि अभी हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ा था सिंबल के फॉर्म में। तो कोई भी सिंबॉलिक इक्वेशन है, उस सिंबॉलिक इक्वेशन में क्या होता है, जो नंबर हम लोग देखते हैं ना, जो भी कंपाउंड से पहले जो नंबर हम लोग देखते हैं 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर हो, ठीक है ना, उसी नंबर को हम लोग बैलेंस करना होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। उसी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे होगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में दो तरह का यहाँ पे इक्वेशन हमको पढ़ना है। एक को बोलना अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा होता है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या है, पहला हमारा है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, और यहाँ पे हम बात करेंगे बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अनबैलेंस इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस इक्वेशन क्या होगा। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होगा, मास नहीं क्रिएट होगा नहीं डिस्ट्रॉय होगा। उसमें क्या होता है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इन अनदर वे हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, द मास ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो मतलब क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन किस पे डिपेंड करता है, हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, एक ऐसा इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी हमारा केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है, तो अनबैलेंस हो गया। जो फॉलो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। एक क्या होता है अनबैलेंस को हम लोग बैलेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और इसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं। आपने समझ लिया कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कि अभी हमने बताया रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट के, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम उतने ही होने चाहिए हर एक एलिमेंट के, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। तो यहाँ पे देखेंगे, अभी हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज प्रोडक्ट, ठीक है। तो हियर मैग्नीशियम इज 1, हियर मैग्नीशियम इज आल्सो 1, हियर ऑक्सीजन इज 1, हियर ऑक्सीजन इज 2। इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट साइड में एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, प्रोडक्ट साइड में एक ऑक्सीजन कम है। इसका मतलब क्या है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे सेकेंड। जैसे हम बात कर लिया H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2O। तो यहाँ पे भी देखेंगे रिएक्टेंट साइड में एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, प्रोडक्ट साइड में एक ऑक्सीजन कम है, तो ये भी क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। थर्ड देख लेते हैं, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। यहाँ पे देखा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। तो यहाँ पे भी ये भी क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेंगे फोर्थ, H2 प्लस Cl2, ये क्या बनाएगा,
HCl। तो यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, एंड यार हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कितना है, सिंगल सिंगल है। तो इसको हम लोग क्या करना है, ये क्या है हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, मतलब the number of atom of each element in the product side is remains equal to the number of atom of each element in the reactant side। ठीक है ना। जैसे कि हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम, अगर इसी अनबैलेंस को हमको बैलेंस बनाना है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है। तो यहाँ मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1 की कमी, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 करें, मैग्नीशियम 2 हुआ तो ये भी 2 हो जाएगा। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं H2 प्लस O2, क्या बन रहा है H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, सिंगल है, तो यहाँ पे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 है, हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। आगे देख लेते हैं N2 प्लस H2, हमने N2 लिखा प्लस H2 लिखा। ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया NH3। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 से बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे क्या 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गए। अब बात कर लेते हैं इसका H2 प्लस Cl2, ये क्या बनेगा HCl। हाइड्रोजन यहाँ देखेंगे 2 है, क्लोरीन भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि हाउ टू बैलेंस मीन्स स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, कि क्या क्या स्टेप होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। तो पहला स्टेप क्या बोलता है, योर फर्स्ट स्टेप ऑफ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज कि राइट द एग्जैक्ट सिंबल ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले उसके हर एक सिंबल को रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में हर एक सिंबल को हमको एग्जैक्ट लिखना है, गलत नहीं लिखना है। ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट सिंबल लिखते हैं तो हम उसको बैलेंस करना हमारे लिए इजी होगा। ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड क्या बोलता है, सेकेंड बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है। सबसे पहले हमको इसके बाद क्या करना होगा कि हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम है और प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम है। इसको एग्जांपल से मैं अभी इसको समझाऊंगा। ठीक है। एंड थर्ड स्टेप हमारा क्या बोलता है, थर्ड स्टेप बोलता है कि सेलेक्ट द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है। एंड देन उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है। मतलब क्या है, कोई भी केमिकल इक्वेशन है, उस केमिकल इक्वेशन में सबसे बड़ा जो कंपाउंड है आइदर इन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ठीक है ना, तो उसको हमको पहले सेलेक्ट करना है और उस बड़े कंपाउंड में जो एटम हमारा सबसे ज़्यादा नंबर में है उस नंबर को हमको सबसे पहले बैलेंस करना होगा। एंड इसी तरह से हमको 1 by 1 उसको बैलेंस करना होगा। हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से कि किसी भी रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि Fe है, Fe प्लस H2O। ठीक है। आयरन जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा Fe3O4 N प्लस H2। ठीक है। इसको बोलते हैं आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन आयरन इट डिप्ड इन वाटर। ठीक है। वाटर के साथ आयरन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो ये बनाता है Fe3O4 जिसको बोलते हैं आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, या इसी को बोलते हैं फेरोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है। मतलब आयरन सेकेंड को बोलते हैं फेरस, आयरन थर्ड को बोलते हैं फेरिक। ठीक है। एंड ऑक्सीजन है तो उसको बोलेंगे ऑक्साइड। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। अब इसको हमको बैलेंस करना, बैलेंस कैसे करेंगे, तो अभी हमने बताया जैसे एग्जाम में दे देगा कि व्हेन आयरन इज मिक्स विद वाटर टू फॉर्म
आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, बैलेंस द फॉलोइंग, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब पूछ रहा है इसको बैलेंस, तो सबसे पहले हम इसका सिंबल लिखेंगे, आयरन को लिखेंगे Fe, वाटर को लिखेंगे H2O, और आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड को लिखेंगे Fe3O4 और हाइड्रोजन को H2। ठीक है, ये एग्जैक्ट सिंबल हो गया, पहला हमारा स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है कि इसमें जो भी नंबर ऑफ एटम है उसको हमको यहाँ पे लिख लेना है, कैलकुलेट करना है। जैसे आयरन हमारे पास कितना 1 है, हाइड्रोजन कितना है हम बोलेंगे 2 है, ऑक्सीजन कितना है हम बोलेंगे 1 है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे आयरन कितना है, आयरन इज 3, हाइड्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 4। अब हम ध्यान देंगे रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम देखेंगे इक्वल नहीं है, दिस इज अनइक्वल। ठीक है, तो अनइक्वल आयरन 1 है 3 है, तो ये अनइक्वल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसी अनबैलेंस इक्वेशन को हमको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको थर्ड स्टेप में जाना होगा। थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या होगा, तो थर्ड स्टेप में ये बोला जाता है कि जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में सबसे जो बड़ा कंपाउंड है उस बड़े कंपाउंड को हमको चूज करना होगा। ठीक है, एंड इस तरह के बैलेंसिंग को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि आप एक ही सिंगल लेक्चर में आप पूरा वीडियो कंप्लीट करने जा रहे हो और आपको हर एक क्वेश्चन करोगे, आप हर एक क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। आप क्वेश्चन बुक से कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी हुआ चाहे अदर साइड बुक होगा, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अगर यहाँ से कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं जो भी एग्जाम्पल बताऊँगा 2-4 एग्जाम्पल बताऊँगा, लेकिन अगर वो 2-4 एग्जाम्पल ही आप सीख गए तो उससे आप क्या करेंगे कि हर एक एग्जाम्पल को जो भी हम क्वेश्चन आएगा बैलेंस करने के लिए आप उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इसको बैलेंस करना है। तो इस केमिकल इक्वेशन में सबसे बड़ा कंपाउंड हमारे पास कौन है, तो हम बोलेंगे Fe3O4 है। तो हमने बताया था उस बड़े कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम किसका है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन का है, क्योंकि आयरन 3 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे Fe प्लस H2O, तो ये क्या देगा, दिस इज Fe3O4 एंड प्लस H2। ठीक है, तो अब हमको इसको बैलेंस करना है, तो सबसे बड़ा कंपाउंड हमारे पास दिख रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना हम बोलेंगे 1 है, तो इसको भी 4 करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस। अब हम बात कर लेते हैं आयरन, आयरन कितना है इधर 3, इन रिएक्टेंट साइड आयरन इज सिंगल, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, आयरन इज आल्सो बैलेंस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन, इन रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन इज 4 2 जा 8, बट इन प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन इज ओनली 2, तो हमको इसको भी क्या करना होगा 8। तो हम क्या करेंगे 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, हम बोलेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा कितना हो गया 8। इस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या बोलता है, उसको कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हमने हीट कराया एंड दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, आपको पता होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, दिस इज PbO, जब लेड नाइट्रेट को हमने हीट कराया दिस इज कन्वर्टेड टू PbO प्लस NO2 प्लस O2। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है PbNO3 का होल ट्वाइस हीट कराया तो बनाया PbO और NO2 और O2। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया, एग्जैक्ट फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने एटम हैं, लेड के कितने एटम हैं, हम रिएक्टेंट साइड में हम बोलेंगे 1, नाइट्रोजन के कितने हैं, तो नाइट्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के कितने हम बोलेंगे 3 2 जा 6। सिमिलरली हियर लेड इज 1, नाइट्रोजन कितने हैं हम बोलेंगे 1, ऑक्सीजन कितने हैं तो हम बोलेंगे 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 1 कितना हो गया 5। अब देख लेंगे रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं है, ये क्या है, दिस इज अनइक्वल इन नंबर। तो ये क्या हो गया हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना होगा तो हम थर्ड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या बोलता है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन के लिए, तो हम बोलेंगे इसमें इस इक्वेशन में जो सबसे बड़ा कंपाउंड है उसको हमको चूज करना होता है। बड़ा कंपाउंड हमारे पास क्या है, हम बोलेंगे रिएक्टेंट साइड में PbNO3 का होल ट्वाइस, यही सबसे बड़ा कंपाउंड है। तो इस बड़े कंपाउंड को हम चूज कर लिए। यहाँ पे क्या हो गया
NO3 का होल ट्वाइस, तो ये बना लिया PbO प्लस NO2 N प्लस O2। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस है। ठीक है, तो ये बड़ा कंपाउंड हुआ। अब इस बड़े कंपाउंड में हमको क्या सेलेक्ट करना होगा, जो एटम हमारा सबसे ज़्यादा नंबर में होगा, सबसे पहले हमको उसी को बैलेंस करना होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, हम बोलेंगे ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, हम बोलेंगे 6 है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 6 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 5 है। तो इसको भी हमको 6 करना होगा। तो 6 करने के लिए हम क्या करें, ये हो गया 2 + 2 हो गया 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे Pb कितने हो गए, हम बोलेंगे 2 हो गया। जब Pb 2 हो गया तो इस Pb को भी हमको 2 करना है कि नहीं करना है, हम बोलेंगे करना है। तो यहाँ पे Pb भी बैलेंस है। अब नंबर किसका है, हम बोलेंगे केवल एक ही बच रहा है, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है, तो प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन देखेंगे कितना है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन पहले से ही कितना था, 2 था। अभी हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कितना हो गया, हम बोलेंगे 4 हो गया। तो इधर नाइट्रोजन 4 हो गया, तो इस नाइट्रोजन को भी हमको क्या करना है, 4 करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से इक्वेशन हमारा यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन आपको क्लियर हो गया। सिमिलरली हम थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। हमारे पास थर्ड एग्जांपल क्या है, हम बोले थर्ड एग्जांपल आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेस्पिरेशन देख लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या है कि C6H12O6। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें हम बात करें कि अगर इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में प्लस H2O में। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे कार्बन क्या है, एग्जैक्ट सिंबल हमने लिख लिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6, ऑक्सीजन इज O2, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 और वाटर का हो गया H2O। ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला हमने लिख दिया, एग्जैक्ट सिंबल लिख दिया हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें सबसे बड़ा कंपाउंड कौन है, हम बोलेंगे ये वाला है। इसमें देखेंगे कार्बन का नंबर 6 है, इधर 1 है, इधर 6 है, इधर हाइड्रोजन 12 है, इधर 2 है। इसका मतलब क्या है, देखने में ही अनबैलेंस दिख रहा है। ठीक है, अब अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने का तरीका क्या है, हम बोलेंगे थर्ड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप आपने पढ़ा था। थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो बड़ा कंपाउंड है इस केमिकल इक्वेशन में, उस बड़े वाले कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे। उस बड़े वाले कंपाउंड में जिस एटम का नंबर सबसे ज़्यादा है, हम सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे। तो देखेंगे यहाँ सबसे बड़ा ये कंपाउंड है, इसमें सबसे ज़्यादा एटम किसका, हम बोलेंगे हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे 12 है। इधर हाइड्रोजन 12 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, ओनली 2 है। तो इसको भी 12 करना होगा। 12 करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाए, हम बोलेंगे 6 का मल्टीप्लाई किया। इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कार्बन इधर कितने हैं, हम बोलेंगे 6 है। इधर कार्बन कितना है, हम बोलेंगे 1 है। तो इधर 6 है, इधर 1 है, तो इसको भी 6 करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम बाद में क्यों मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हैं, मतलब बैलेंस हम ऑक्सीजन को बाद में क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कार्बन इसी कंपाउंड में केवल है, हाइड्रोजन केवल इसी कंपाउंड में, लेकिन ऑक्सीजन बाद में भी है। ठीक है, अब इधर क्या है, ऑक्सीजन देखेंगे कितना है, हम यहाँ पे देख लेते हैं 6 2 जा 12 एंड यहाँ पे क्या है 6, 12 + 6 कितना हो गया 18। मतलब इधर साइड में ऑक्सीजन हमारा हो गया 18, तो इधर भी ऑक्सीजन को क्या करना होगा 18। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन कितना है 6 है, लेकिन यहाँ पे कितना है ओनली 2 है। तो 6 में कितना ऐड करें कि 18 हो जाए, तो यहाँ 6 है, 6 में अगर हम 12 ऐड करते हैं तो हमारा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, 2 में कितना हम ऐड करें कि 12 हो जाए, तो हम बोलेंगे 6। तो 6 2 जा कितना हो गया 12, 12 + 6 कितना हो गया 18। इस तरह से रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। आप ध्यान से इसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे हम अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मीन्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि कोई भी इक्वेशन है मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन वो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और उसमें पढ़ सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं।
तो योर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे हर साल क्वेश्चन किसी न किसी से तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देख लेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो केमिकल रिएक्शन क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर देते हैं कि क्या होता है, उसका एग्जाम्पल और आप देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज द डिकम्पोजिशन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ वन इज द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड सिक्स वन इज द रिडॉक्स रिएक्शन एंड सेवन वन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप इसको नोट करते चलेंगे, क्विक रिवीजन है ये आपके लिए, बहुत बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्विक रिवीजन से आप हर एक टॉपिक को कवर कर लोगे, क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर में मेनली, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ तो हर एक टॉपिक को मैं डिटेल में एकदम एक्सप्लेन करा, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, हर टॉपिक को इजी वे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में अभी देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। देख कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है देख लेंगे कि हमको पता है कॉम्बिनेशन नाम में छुपा है कंबाइन करना। कंबाइन करने का मतलब क्या है, व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स, या ऐसे बोल सकते व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। कहीं भी अगर हम सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया होगा, डिफिनीशन आप लिख सकते हो। चलो डिफिनीशन आप लिख लो कि व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म a single product, this is known as combination reaction, ठीक है। क्लियर हो गया डिफिनीशन। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या होगा तो देख लेते हैं H2 plus O2 gives H2O। देखेंगे यहाँ पे क्या है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वन हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन, दोनों आपस में कंबाइन किया तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, कहीं भी अगर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल N2 plus H2 gives NH3, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं Mg plus O2 क्या देगा, MgO, ठीक है। ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वन, H2 plus Cl2 gives HCl, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। आगे देख लेंगे फिफ्थ वन, N2 plus O2 gives NO2। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हमने देखा ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। कहीं भी सिंगल प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। चलिए सेकेंड बात कर लेते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन का। सेकेंड बात करेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या है, हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी सेकेंड, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या है, जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। वहां पे कंबाइन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोज होगा, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन two or more than two reactant molecule combine together to form a single product, but in this case a single reactant molecule is broken down into two or more than two product। मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में हम लोग दो या दो से ज़्यादा लेते थे, प्रोडक्ट बनता था सिंगल। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट हमारा है सिंगल और रिएक्टेंट क्या रिएक्टेंट हमारा क्या है सिंगल, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा बन रहा है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा आप नोट कर लेंगे।
व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू 2 or more than 2 products is known as decomposition reaction। चलिए डिफिनेशन एक बार और देख लेंगे। When a single reactant molecule is broken down into 2 or more than 2 product is called decomposition reaction। और ये decomposition reaction किसके प्रेजेंस की वजह से होता है, तो हम बोलेंगे इसमें 3 कंडीशन है। क्या क्या है? एक होता है हीट, दूसरा होता है लाइट और तीसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर। पहले हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है? CaCO3 है, इसको हमने हीट करा दिया। ठीक है, तो रिएक्टेंट हमारा क्या है? सिंगल है। जब इसको हीट कराया तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो 2 पार्ट में डिकम्पोज कर गया, एक CoA बना लिया और एक CO2 बना लिया। तो एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 2 में या 2 से ज़्यादा में डिकम्पोज कर गया। ये डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन में क्या था? 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहा था, वो भी कौन सा? हम बोलेंगे सिंगल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। इसके टाइप्स तो पहला हमारा जो होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड को बोलते हैं फोटोलिटिक एंड थर्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। 3 तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या गया है? थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है फोटोलिटिक, तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक। देखेंगे नाम में छुपा है। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब क्या है? एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, या इसमें बोल सकते हैं व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है अगर वो हीट के वजह से हो रहा है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, थर्मल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं थर्मल के। इसको चाहो तो आप ऐसे डिवाइड कर लो 3 पार्ट में। ठीक है, थर्मल के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल ही हो गया CaCO3, इसको हमने हीट किया, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, दिस इज CaO प्लस CO2। पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया PbO में प्लस NO2 में एंड प्लस O2 में। इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया 4 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे NO2 जो होता है वो ब्राउन कलर का गैस होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल इज हीटेड, तो हम बोलेंगे 2 ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए बोलेगा। तो पहला तो राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन आल्सो, तो पहले लेड ऑक्साइड NO2 और O2 गैस देगा। ठीक है, और इस रिएक्शन में क्या होता है? एक ब्राउन कलर का गैस निकलता है जिसको हम बोलते हैं NO2 गैस, और ये हमारा रिएक्शन को हमने बैलेंस करके दिखा दिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? FeSO4 है। ठीक है, और यहाँ पे होता है 7H2O। इसको जब हीट किया जाता है तो ये बना कन्वर्ट हो जाता है FeSO4 एंड प्लस यहाँ 7H2O निकल जाता है। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है? जब हम ज़्यादा इसको हीट कराते हैं हाई टेम्परेचर पे तो ये हो जाता है Fe2O3 एंड प्लस SO2 एंड प्लस SO3। ठीक है, तो सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट जो होता है इसको हीट कराने पे वो कैसे करना, किसमें? तो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है ग्रीन। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, दिस ग्रीन कलर इज कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कलर। FeO3 का कलर होता है ब्राउन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? एक पंजेंट स्मेलिंग गैस निकलता है जिसको SO2 गैस बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ पंजेंट स्मेलिंग गैस इज इवॉल्व, जिसको हम बोलते हैं SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। पंजेंट स्मेलिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा गैस जो सफोकेशन मीन्स सफोकेटिंग गैस है, जिसको उसको स्मेल करते ही हमको सफोकेशन होने लगा, मतलब हमको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होने लगे। ठीक है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने, तो उसको हम लोग बोलते हैं पंजेंट स्मेलिंग गैस। ठीक है, तो एग्जाम्पल इतने हो गए, आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ठीक है,
और भी एग्जाम्पल थर्मल का हो सकता है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, इतने एग्जाम्पल हैं। चलिए आप देखें। अब बात कर लेते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो लाइट के प्रेजेंस की वजह से होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है। इसमें पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि अ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे क्या था कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा था वो हीट के प्रेजेंस की वजह से हो रहा था, थर्मल हो गया। लाइट के प्रेजेंस की वजह से होगा, हम बोलेंगे उसको फोटोलिटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल यहाँ हो जाएगा दिस इज AgCl, इसको हमने लाइट दिया तो AgCl इज कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस Cl2, बैलेंस कर लो। सिमिलरली AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस Br2, ठीक है। और एक और हो सकता है H2O2, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन परऑक्साइड, एंड Ab क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, दिस इज कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस O2, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखेंगे, इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे आते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, डिकम्पोज होता है किसके वजह से, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देख लेंगे एग्जाम्पल, H2O है, H2O में जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसमें दो पोल होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। तो एनोड पे एक गैस जाएगा और कैथोड पे एक गैस जाएगा, ठीक है। तो एनोड पे जाएगा ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा O2 और H2 में, H2NO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे NaCl ले लें, वो भी क्या एक्वस, इसमें हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया, इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होगा NaN+Cl2 में, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप का जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने देख लिया, थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखेंगे, यही एग्जाम्पल आपका बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप के केमिकल रिएक्शन पे आते हैं। तीसरा हमारा केमिकल रिएक्शन क्या है, हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम में छुपा है डिस्प्लेसमेंट, हर रिएक्शन के नाम में ही छुपा है, ठीक है ना। नाम से ही हम लोग उसका डिफिनीशन और एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है। देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होगा, कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मोर एक्टिव जो मेटल होगा वो लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, चलिए नोट कर लेंगे कि द रिएक्शन इन विच a more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution. Such type of reaction is known as displacement reaction, ठीक है। डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि the reaction in which a more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution is known as displacement reaction। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, किसका, कॉपर सल्फेट का, और इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने क्या किया, आयरन को मिक्स किया, आयरन नेल को डिप किया, ठीक है। इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। आयरन नेल को इसमें डिप किया तो ये बना लिया FeSO4N+CO, ठीक है। इसका कलर होता है ग्रीन, दिस इज लाइट ग्रीन, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन आयरन नेल इज डिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम बोलेंगे आयरन नेल को जैसे ही हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज टर्न इनटू लाइट ग्रीन कलर ऑफ FeSO4 एंड द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कॉपर इज डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन नेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कार्बन। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करके उसका जगह ले लेगा। तो यहाँ क्या बन गया, FeSO4 और कॉपर, ठीक है। सिमिलरली हम देख सकते हैं CuSO4 प्लस जिंक। जिंक भी क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल होता है कॉपर से, इसको भी डिस्प्लेस करेगा, ये बना लेगा ZnSO4
एंड प्लस यहाँ क्या हो जाएगा Cu। इसका कलर होता है वाइट और इसका कलर तो आपको पता है, दिस इज ब्लू। सिमिलर यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया AgNO3 प्लस Cu। तो Cu कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ये बना लेगा CuNO3 एंड प्लस यहाँ क्या बना लेगा Ag। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारा एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप ध्यान से इसको देख लेंगे। ठीक है ना। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, इसको हमने जो भी पिछला लेक्चर हमने पढ़ाया हुआ है केमिकल रिएक्शन, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है ना। उसमें क्या है, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो दिस रिएक्टिविटी सीरीज मीन्स दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो मेटल होता है वो नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन नीचे वाला जो मेटल होगा वो ऊपर वाले मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जैसे क्या है, आयरन जो होता है कॉपर के ऊपर होता है, तो ऊपर है इसलिए वो क्या होगा, ऊपर से नीचे इसको डिस्प्लेस। जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, द सीरीज ऑफ मेटल which is arranged in order of decreasing reactivity is known as reactivity series। मतलब मेटल का कुछ ऐसा सीरीज होता है जिसमें हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उस मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो ऊपर वाला मेटल क्या होगा, नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस। जैसे आयरन है कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है क्योंकि आयरन ऊपर होता है कॉपर नीचे होता है। जिंक जो होता है वो कॉपर के ऊपर होता है, इसलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। कॉपर जो होता है सिल्वर के ऊपर होता है, इसलिए कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो एक हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। 4 टाइप ऑफ रिएक्शन जो है हमारा क्या है, हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 4 टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एक कंपाउंड लेते थे, दूसरा हम लोग एक एलिमेंट लेते थे। वो एलिमेंट कंपाउंड में से जो भी, या हम बोल सकते हैं मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में दोनों का दोनों जो होगा वो कंपाउंड होगा, और उस कंपाउंड ऐसे होंगे कंपाउंड जिसमें क्या होगा, आयंस हो। ठीक है, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा। कैटायन और एनायन के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। आयंस आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होगा, कैटायन एनायन के साथ, एनायन कैटायन के साथ। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसको डिफाइन कर लेते, क्या है, द रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द 2 कंपाउंड्स and 2 new compounds are formed, such type of reaction is called double displacement reaction। चलिए एक बार और देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन क्या है। द रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द 2 compounds and 2 new compounds are formed, such type of reaction is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देख लेंगे आप। जैसे कि हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ। तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, अब देखेंगे क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे, हम देखेंगे। एक कंपाउंड ये हो गया, दूसरा कंपाउंड ये हो गया, इन दोनों कंपाउंड में क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। तो कैसे आयंस का एक्सचेंज करेंगे, जो पहला कंपाउंड है उसका कैटायन है दूसरे कंपाउंड के एनायन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, दूसरे कंपाउंड का जो कैटायन है वो पहले कंपाउंड के एनायन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब क्या है, ये जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ जाएगा, ये सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ जाएगा। कि यहाँ बेरियम 2+ चार्ज होता है, क्लोरीन -1 चार्ज होता है, सोडियम +1 चार्ज होता है, सल्फेट -2 चार्ज होगा। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट के साथ गया, बेरियम सल्फेट बना, सोडियम क्लोरीन के साथ गया तो सोडियम क्लोराइड बना लिया। ठीक है, एक तरह का रिएक्शन हो गया। अगला रिएक्शन देख लेंगे, AgNO3
प्लस NaCl, क्या बनाएगा, दिस इज AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर किसके साथ जाएगा, हम बोलेंगे क्लोरीन के साथ जाएगा, और सोडियम किसके साथ जाएगा, हम बोलेंगे नाइट्रेट के साथ जाएगा। तो पहले कंपाउंड का कैटायन दूसरे कंपाउंड के एनायन के साथ, दूसरे कंपाउंड का कैटायन पहले कंपाउंड के एनायन के साथ क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्शन होता है, जैसे और भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे HCl लिया, HCl को हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, हम बोलेंगे NaCl बना लिया प्लस H2O बना लिया। कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सोडियम है प्लस चार्ज, कैटायन है, एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे क्या है, एनायन है, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, कैटायन है, वो कहाँ चला जाएगा, OH, OH माइनस होता है, H प्लस होता है, तो H प्लस OH माइनस के साथ चला गया तो H2O बना लिया, Na प्लस Cl माइनस के साथ दिया तो NaCl बना लिया। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक और रिएक्शन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, चलिए चलिए इसी में एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या मतलब है कि दोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच precipitate is formed is known as precipitation reaction। precipitate क्या होता है, हम बोलेंगे during the reaction a solid mass is formed that is insoluble। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में एक सॉलिड मास फॉर्मेशन हो रहा है जो कि क्या है, इनसॉल्युबल है, उसी इनसॉल्युबल मास को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ठीक है, और रिएक्शन को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेकिन अगर कोई भी ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट है जिसमें प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है तो उसको प्रेसिपिटेशन नहीं बोलेंगे बट डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं ऑल द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट बट ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको आप नोट कर लोगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड एक्वस लेते हैं, वाटर में इसको सॉल्वेबल कर लेते हैं, सोडियम सल्फेट के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये बना लेता है BaSO4 का वाइट सॉलिड मास, वाइट, एंड प्लस यहाँ बनाएंगे NaCl, 2NaCl। ठीक है, ध्यान से इसको देखेंगे तो बेरियम सल्फेट बना लिया और सोडियम क्लोराइड बना लिया। तो यहाँ पे क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाया ना, PPT, शॉर्ट फॉर्म इसको PPT बोलते हैं प्रेसिपिटेट को, और इसका एरो जो सिंबल होता है वो डाउनवर्ड्स एरो होता है। ठीक है, आपको पता होगा ये। तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बना लिया, तो एक रिएक्शन है जिसमें बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बनाया। तो अब क्या है, जो भी हमने ये दोनों ये भी हमारा एक सोल्यूशन होगा, ये भी एक सोल्यूशन होगा, दोनों सोल्यूशन को मिक्स किया, मिक्स करते ही क्या होगा, एक वाइट सॉलिड मास का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस इसमें हमने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड, दोनों आपस में रिएक्ट किया। आप देखेंगे यहाँ पे लेड है वो कहाँ जाएगा, आयोडीन के साथ, पोटेशियम किसके साथ जाएगा, नाइट्रेट के। हमने बताया फर्स्ट कंपाउंड का कैटायन सेकंड कंपाउंड के एनायन के साथ, सेकंड कंपाउंड का कैटायन फर्स्ट कंपाउंड के एनायन के साथ। ठीक है, तो Pb के साथ आई गया तो क्या बनाया, PbI2, और इसका कैसा PPT बनाएगा, हम बोलेंगे येलो PPT, येलो प्रेसिपिटेट बनाया, प्लस पोटेशियम चला गया नाइट्रेट के साथ, यहाँ 2KNO3 बना लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगला क्या है हमारा, AgNO3, AgNO3 का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हम बोलेंगे NaCl के साथ। तो ये बना लिया AgCl का वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट PPT, और प्लस यहाँ क्या बनेगा
NaNO3, ठीक है। तो ए क्या है, ए रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था, ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है और साथ में साथ क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर। ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट तो है बट प्रेसिपिटेशन नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑल द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट बट ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है और इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट से हम लोग कैसे डिफर करते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, दूसरा योर नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो और एंडो नाम में ही छुपा है। थर्मिक मतलब होता है हीट, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। मतलब क्या है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी मतलब हीट एनर्जी इज रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज हीट एनर्जी इज इन्वॉल्व, या उसको बोलते हैं हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं एग्जांपल। एक्सो अभी हमने बताया, एक्सो मतलब होता है बाहर और थर्मिक मतलब होता है हीट। मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट एनर्जी रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल देख लेंगे एक्सोथर्मिक का। तो एक्सोथर्मिक में जैसे कि हमने ले लिया CaO प्लस H2O, ये क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस एंड प्लस साथ में क्या होगा, एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है। मतलब क्विक लाइम होता है, CaO को बोलते हैं क्विक लाइम। वाटर में इसको डिप किया तो ये बना लिया स्लैक लाइम, जिसको हम लोग क्या है, CaO नोन है चूना, जैसे वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं ना। CaO को वाटर में मिक्स कर दिया तो CaOH का होल ट्वाइस हो गया, इसी को हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं और यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। हीट एनर्जी रिलीज हो गई, क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। मतलब अगर हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, तो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे कि हम बात कर लेंगे N2 प्लस H2, ये क्या बनाएगा, अमोनिया। यहाँ भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। और भी रिएक्शन हो सकता है जैसे कॉम्बिनेशन का, जिसमें हम लोग एनर्जी रिलीज उसमें होता है, ठीक है। तो जैसे देख लेंगे C प्लस O2, ये क्या होगा, CO2, ठीक है। उसके बाद होगा CH4 प्लस O2, क्या बनेगा, हम बोलेंगे यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगी, हीट एनर्जी। उसके बाद ये होगा CO2 प्लस H2O एन प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेंगे कि जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस O2, तो ये बना देता है CO2 प्लस H2O एन प्लस यहाँ एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन हमारा क्या हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे प्रोडक्ट साइड में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, सबके सब एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें हीट एनर्जी हमको एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कि देख लें CaCO3, इसको हमने हीट किया, हीट एनर्जी दिया जा रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, तो ये कन्वर्ट हो गया CaO प्लस CO2 में, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस H2O, ठीक है। और यहाँ पे हमने लाइट दिया, ये भी एक तरह की एनर्जी है, तो ये बना लिया C6H12O6, ठीक है, प्लस O2। अगला देखेंगे लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हीट किया तो ये भी कन्वर्ट हो गया PbO में प्लस NO2 में प्लस O2 में, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन हम देखेंगे अगर रिएक्टेंट साइड में हीट हमको जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट साइड में है तो वो हो गया एंडोथर्मिक, और जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट साइड में है उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। ये है सिंपल तरीका पहचानने का, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं हम लोग। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं।
6 हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ टर्म आते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये होता है कि कोई भी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज में हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज इवॉल्व। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन को, तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, मतलब रिएक्शन में क्या हो, ड्यूरिंग द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, तो इसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो 3 तरह का डिफिनेशन हमने पढ़ा, क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। अब इसी ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, उसमें होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम बोलेंगे एडिशन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, हम बोलेंगे रिमूवल होता है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का क्या होता है, हम बोलेंगे रिमूवल होता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन का क्या होता है, हम बोलेंगे एडिशन होता है। इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे रिमूवल होता है, और रिडक्शन में इसका क्या होता है, हम बोलेंगे एडिशन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब इसी के बेसिस पे हमको आना है कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, विद द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि कोई भी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों साथ ही हो रहा है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए हम कोई एग्जांपल लेकर समझते हैं इसमें कि उसमें ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, उसको रिडॉक्स हम लोग कैसे बोलते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे PbO प्लस C क्या बनाया, हम बोलेंगे Pb बनाया प्लस C बनाया, CO बनाया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कौन सा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए देखेंगे, कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हम बोलेंगे कार्बन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। इस कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन। जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ बात करेंगे PbO किस में कन्वर्ट हो रहा है, हम बोलेंगे Pb में कन्वर्ट हो रहा है, तो PbO इज कन्वर्टेड टू Pb। तो यहाँ पे PbO मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन के रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे रिडक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, मतलब कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और PbO का क्या हो गया, रिडक्शन। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहा है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में एक ही समय पे हो रहा है, तो इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, CuO प्लस H2, तो ये क्या बनेगा, हम बोलेंगे ये बनेगा Cu प्लस H2O। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे CuO जो है, एक मिनट,
H2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हम बोलेंगे H2O में कन्वर्ट हो रहा है, और CuO किस में कन्वर्ट हो रहा है, CuO कन्वर्ट हो रहा है Cu में। इसका मतलब क्या है, H2 कन्वर्ट हो रहा है H2O, मतलब H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। देखेंगे ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, मतलब यही हो गया ऑक्सीडेशन। और CuO है, CuO में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे रिडक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एक क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी हम लोग पूरे चैप्टर को खत्म कर लेते हैं विद ईच एग्जाम्पल एंड कंसेप्ट। जो भी हम डिफिनीशन है, डिफिनीशन को हम बोलते जा रहे हैं, आप चाहें तो नोट करते जाएंगे, और एग्जाम्पल हम पूरा 1 बाय 1 देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे हमने ले लिया CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे CH4 जो है, ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। अब इस कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हैं, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, वो चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल देखेंगे, CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो CuSO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, और FeSO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी Fe कन्वर्ट हो रहा है FeSO4 में। तो ये एग्जाम्पल कौन सा है, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का एग्जाम्पल है, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे आप ध्यान से। अगर ये 0 है तो इसको हम +1 माने, इसको +2 माने, इसको +3 माने, और इधर हम -1 -2 और -3 मान लेते हैं। तो माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं इसको बोलते हैं रिडक्शन। मतलब माइनस से प्लस जाएंगे तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पे CuSO4 में जो कॉपर है उसकी बैलेंसी कितनी है, तो हम बोलेंगे +2 होता है, और एलिमेंटल स्टेट में बैलेंसी ऑलवेज क्या होता है, 0। तो आयरन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। FeSO4 में Fe की बैलेंसी कितनी हो गई, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हम बोलेंगे +2 हो गया, और कॉपर का एलिमेंटल स्टेट हो गया क्या, 0। ध्यान देंगे कि 0 कन्वर्ट हो रहा है किस में, +2 में। तो 0 से +2 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, एंड +2 से 0 जा रहा है तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ध्यान देखेंगे यहाँ पे Fe क्या है, 0, 0 से कहाँ जा रहा है, FeSO4 में। इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 से +2 में गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखेंगे Cu +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu0 में। तो Cu+2 कन्वर्ट हो रहा है Cu0 में, तो +2 कन्वर्ट हो रहा है 0 में, तो ये क्या है, दिस इज नोन एज रिडक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन। तो एक हो गया ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो गया रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर हो गया होगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वो भी क्लियर हो गया होगा। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसे समझेंगे, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, किसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में है हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। किसमें हम समझ सकते हैं कि अगर दोज reactant molecule which is oxidized is known as
reducing agent and those reactant molecule which is reduced is known as oxidizing agent। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे CH4 यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बोलेंगे CH4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका यहाँ पे O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस एग्जांपल में देख सकते हैं CuSO4 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे Fe क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, FeSO4 में, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कैसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो जैसे कोई भी एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि PbO प्लस C, ये क्या देगा, Pb प्लस CO, ठीक है। तो हमने अभी बताया कि जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद रिड्यूज हो जाए, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे को रिड्यूज करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, PbO किस में कन्वर्ट हो रहा है, Pb में। C किस में कन्वर्ट हो रहा है, हम बोलेंगे CO में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, PbO इज कन्वर्टेड टू Pb। तो हमने बताया है अभी कि PbO कन्वर्ट हो रहा है Pb में, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OA को क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन इज कन्वर्टेड टू CO, तो कार्बन में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसका मतलब कार्बन यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का। तो यहाँ पे कार्बन कैसा काम करेगा, हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। CuO प्लस H2, तो क्या कन्वर्ट होगा किसमें, हम बोलेंगे Cu प्लस H2O में कन्वर्ट होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे CuO इज कन्वर्टेड टू Cu और H2 इज कन्वर्टेड टू H2O। तो H2 में क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन, मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन हुआ तो ये H2 कैसा काम करेगा, हम बोलेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और CuO इज कन्वर्टेड टू Cu, तो CuO में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन लूज करेगा तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग और कैसे रिड्यूसिंग एजेंट पता करते हैं। आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को देख के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन का लॉस ऑक्सीजन का गेन ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपको बस पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, अगर जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एंड उसमें ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं, रिडक्शन कैसे निकालते हैं, वह चीज़ हमको पता हो गया है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने का हमने कई सारा तरीका बताया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एंड जस्ट इसका उल्टा हो जाता है तो हम बोलेंगे रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। तो ये सब तरीका हमने पढ़ा था। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि हमारा 7 टाइप का रिएक्शन है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है।
तो डिफिनीशन आप ध्यान से सुनेंगे और इसको नोट कर लेंगे। डिफिनीशन आप ध्यान देंगे क्या होगा कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। तो कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि सॉल्ट जो होगा वो न्यूट्रल नेचर में होगा, वाटर हमारा न्यूट्रल नेचर में होता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस टाइप ऑफ दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, क्या क्या एग्जाम्पल है। इसको हम यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, हम साथ ही में साथ इसको सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, ठीक है। हम लोग यहीं पे क्यों नहीं पढ़ लें इसको, तो देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डिफिनीशन आपको पता चल गया कि एसिड, कोई भी एसिड है बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन देना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बोल रहे हैं, तो जो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, और तभी हम इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है तो सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन वो सॉल्ट हमारा न्यूट्रल सॉल्ट नहीं होगा, तो हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल नेचर का ना होकर एसिडिक और बेसिक नेचर का हो सकता है, ठीक है ना। तो कभी भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग मीन्स एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, HCl क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। NaOH क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो हम बोलेंगे NaCl बनता है प्लस H2O बनता है। तो एक तरह का ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने अभी पीछे देखा होगा कि HCl NaOH से रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaCl प्लस H2O। तो ये सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे देख सकते हैं H2SO4 है, NH2SO4 इज रिएक्ट विद NaOH, तो क्या बनाएगा Na2SO4 N प्लस H2O। आप इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया सपोज दैट HNO3 प्लस NaOH, तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा दिस इज NaNO3 प्लस H2O। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। बिकॉज यहाँ क्या है, HCl H2SO4 HNO3 ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH क्या है, सब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अपने टाइप्स ऑफ जितने टाइप्स के रिएक्शन थे सबने आपने पढ़ लिया, ठीक है। कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शन को आपने ये देख लिया। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये सब आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि कोरोजन क्या होता है और रैंसिडिटी क्या होता है, कि कोरोजन क्या होगा, उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, तो आगे चलिए देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन कोरोजन क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन आपको पता होगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए मैं डिफिनीशन इसका बोल देता हूँ, आप चाहें तो पेन कॉपी लेके बैठे होंगे तो इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि रिवीजन क्लास है, इसमें अगर मैं डिफिनीशन लिखाने लगा तो बहुत टाइम लगेगा, हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो वीडियो हो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे कोरोजन का डिफिनीशन, कोरोजन होता क्या है, उसके डिफरेंट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा, जो कि आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन के बारे में आपके डे टू डे लाइफ में ये है, ठीक है ना, कि कोरोजन से जो इससे हमको हजारों लाखों करोड़ का नुकसान होता है, ठीक है ना, हर साल। तो अभी कोरोजन क्या होगा, आयरन का कोरोजन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कोरोजन बात कर लेते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम डिफाइन कर सकते हैं द स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर टू फॉर्म देयर मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल सल्फाइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। क्या है मतलब, क्या है
कि कोई भी मेटल है, उस मेटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर दे रहे हैं, एयर में एक्सपोज कर रहे हैं। जब एयर में एक्सपोज करेंगे तो एयर में क्या है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर के साथ क्या है, डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो मॉइस्चर के साथ वो गैस क्या होता है, इस मेटल से रिएक्ट करके या तो उस मेटल का ऑक्साइड बना लेगा, या तो मेटल का सल्फाइड बना लेगा, या तो मेटल का कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें डिफरेंट टाइप के जो कोरोजन प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मेनली हमको यहाँ पे 3 तरह का पढ़ना है। जैसे एक होता है आयरन का कोरोजन, सेकेंड होगा हमारा कॉपर का कोरोजन, एंड थर्ड होगा हमारा सिल्वर का कोरोजन। ये 3 कोरोजन प्रोसेस से एग्जाम में हमेशा हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आयरन का कोरोजन में किस तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, सिल्वर के कोरोजन में किस तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, एंड कॉपर के कोरोजन में किस तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोरोजन आपको क्लियर हो गया होगा कि स्लोली ईटिंग का मतलब क्या है, मेटल को हमने एयर में एक्सपोज किया तो मेटल उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर या कार्बोनेट या सल्फाइड का लेयर, और धीरे धीरे वो लेयर वहाँ क्या होता है, खत्म होते जाता है, आयरन का लेयर खत्म हो, इसलिए उसको हम बोले हैं स्लोली ईटिंग, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आयरन के कोरोजन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। तो दिस रस्टिंग टर्म इज मेनली यूज फॉर आयरन, नॉट फॉर एनी अदर एलिमेंट या एनी अदर मेटल। तो कहीं भी रस्टिंग वर्ड अगर आता है तो केवल किसके लिए आएगा, हम बोलेंगे आयरन के लिए आता है। तो हमेशा अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि रस्टिंग क्या होता है तो लड़के लिख के आते हैं स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल। मेटल के लिए हम रस्टिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे, केवल हम लोग आयरन के लिए। तो वहाँ पे हम लोग रस्टिंग का डिफिनीशन कैसे देंगे कि द स्लोली ईटिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। अगर आयरन का कोरोजन होता है तो उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस रस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक रस्ट होता है, और रस्ट का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और रेडिश ब्राउन कलर क्या होता है, एक पाउडरी टाइप का सब्सटेंस होता है जो आयरन के सरफेस पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन इन कलर, एंड उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। तो देखेंगे क्या होगा, रस्ट फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने पता है आयरन, हमको पता है आयरन हमने लिया, और एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है वाटर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो ये होता है XH2, क्योंकि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में फिक्स नहीं है, उसका नंबर बहुत कुछ भी हो सकता है, 10 मॉलिक्यूल हो सकता है, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्ट करके बनाता है Fe2O3.XH2O, ठीक है ना। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रस्ट होता है वो क्या होगा। एग्जाम में देखा विच वन इज द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ये दे देगा, और कुछ भी दे सकता है। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो, या पूछ देगा व्हाट इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ द रस्ट, तो उसमें दे देगा फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद देगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद डिफरेंट। तो जहाँ पे भी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, जिसका नाम होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो कहीं भी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड अगर दिया रहेगा एग्जाम में, वही ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट होगा। केवल फेरिक ऑक्साइड दे दिया Fe2O3 तो हमारा नहीं होगा। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होगा, जहाँ पे वाटर हो, ठीक है ना। अब ये होता है फॉर्मूला किसका, ये होता है रस्ट, और इसका कलर क्या होता है, हम बोलेंगे रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि रस्ट क्या होता है। रस्टिंग टर्म हम यूज करते हैं केवल आयरन के लिए, टर्म हम लोग केवल आयरन के लिए यूज करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, एग्जाम में पूछा जाता है कि रस्ट क्या होता है, उसको हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं। तो ये इक्वेशन आपको लिखना होगा। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ रस्ट, हम बोलेंगे रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कॉपर का कोरोजन होता है, तो कॉपर का कोरोजन में किस तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो हम बोलेंगे कॉपर के कोरोजन में, कोरोजन ऑफ कॉपर फॉर्म a green color layer on the surface of copper that is known as basic copper carbonate। क्या बोलते हैं उसको, बेसिक कॉपर कार्बोनेट।
एक ग्रीन कलर का लेयर होता है कॉपर के ऊपर फॉर्म हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर, और उसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, बेसिक होता है CuOH का होल ट्वाइस एंड डॉट, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा CuCO3। ये फॉर्मूला और इस कंपाउंड का नाम आपको याद रखना चाहिए कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या होता है, CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3। और इसका कलर कैसा होता है, तो हम बोलेंगे इसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा जाएगा फिर से। आगे देख लेते हैं सिल्वर का जो कोरोजन होता है, सिल्वर का कोरोजन में क्या होता है, एक ब्लैक कलर का लेयर सिल्वर के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो सिल्वर के कोरोजन में क्या होता है, एक ब्लैक कलर का लेयर डिपॉजिट हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर दैट इज नोन एज सिल्वर सल्फाइड। और ये सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो होता है Ag2S। तो यहाँ ध्यान देंगे सिल्वर के कोरोजन में क्या होगा कि सिल्वर जो होता है दिस इज रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक H2S गैस टू फॉर्म Ag प्लस H2 Ag2S, और इसी को बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, और जिसका कलर कैसा होता है, हम बोलेंगे ब्लैक होता है। तो आप तीनों एग्जांपल देख सकते हैं। आयरन के कोरोजन को रस्टिंग बोलते हैं, केवल इसी के लिए रस्ट यूज करेंगे, रस्टिंग वर्ड। और ये रस्ट होता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद कॉपर के कोरोजन क्या किस तरह का कलर आता है, हम बोलेंगे ग्रीन कलर का, फॉर्मूला क्या हो गया ये, उसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सिल्वर के कोरोजन में क्या होता है, ब्लैक कलर का लेयर फॉर्मेशन हो जाता है और उसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, फॉर्मूला क्या हो गया Ag2S। ये चीज़ आपको ध्यान से देख लेना होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कोरोजन से ऐसे ही आते हैं। ठीक है ना, आगे हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिसपे कोरोजन का बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। जैसे हम बात करेंगे जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया। जिंक और एल्युमिनियम में क्या होगा, कोरोजन का एक बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। मतलब क्या हो, उस जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हुआ रहता है पहले से ही। ठीक है ना, जो कि उसको प्रिवेंट करता है फर्दर, उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाता है उसको। ठीक है ना, तो एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर पहले से ही उसके ऊपर लगा रहता है जिसको वो फर्दर कोरोजन से उसको प्रिवेंट करता है, बचाता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि जो एल्युमिनियम फॉयल होता है, ठीक है, तो जो भी हम लोग हॉट फूड होता है उसको एल्युमिनियम फॉयल में रैप करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो रिएक्ट कर जाना चाहिए, लेकिन रिएक्शन नहीं होता है। क्यों, कि एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑलरेडी क्या होता है, ऑक्साइड का लेयर फॉर्मेशन होता है जो कि उसको फर्दर कोरोजन से उसको प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि प्रिवेंशन क्या होता है कोरोजन का, कोरोजन को हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो आप ध्यान से चलिए नोट करते चलेंगे। कोरोजन का प्रिवेंशन क्या होता है, हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिवेंट कैसे करेंगे, बाय आयलिंग। मतलब क्या है, कोई भी आयरन का आर्टिकल उसको हम आयलिंग कर दें तो प्रिवेंशन मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई ले को क्या करता है, वो कट कर देता है। जैसे कि डायरेक्ट क्या होता है, जब हम कोई भी मेटल है उस मेटल को अगर हम आयलिंग कर देते हैं, ठीक है, तो आयलिंग करने के बाद उस मेटल क्या होता है, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या कर देता है, कट कर देता है। ठीक है, तो ऑयलिंग के उसके बाद हम बात कर सकते हैं ग्रीसिंग। ग्रीसिंग में भी क्या होता है, बाई अप्लाइंग ग्रीस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस पर अगर हम ग्रीस अप्लाई कर देते हैं तो जनरली हम लोग ये यूज करेंगे आयरन के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ आयरन। ठीक है ना, तो जो भी ब्रिजेज होते हैं, जितनी भी मशीनरी होती हैं वो सब किसकी बनी होती हैं, हम बोलेंगे आयरन की बनी होती है। तो उसमें ग्रीस जो ग्रीसिंग हम लोग करते हैं, तो ग्रीसिंग क्या करता है, इसको कोरोजन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, बाई आयलिंग, ग्रीसिंग और पेंटिंग हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द जैसे कि जो आयरन आर्टिकल बने होते हैं उसको हम लोग पेंटिंग कर देते हैं। पेंटिंग क्या करता है कि डायरेक्ट जो मेटल है उस मेटल को एक बीच में वो बैरियर का काम करता है, जो कि ऑक्सीजन उस मेटल से क्या है, कांटेक्ट में ना आने पाए। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन सप्लाई को क्या कर देता है, कट कर देता है। तो पेंटिंग से भी इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला हमारा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में होता है कि जो हमने आयरन कोई भी आयरन आर्टिकल लिया, उस आयरन आर्टिकल पे हम लोग क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जो जिंक मेटल होता है ना, उस जिंक मेटल की कोटिंग कर देते हैं। और जिंक मेटल की कोटिंग करने के बाद वो जो पर्टिकुलर आयरन मेटल है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से क्या है, कोरोजन नहीं होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है द कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। और भी सारे प्रोसेस होते हैं कोरोजन को प्रिवेंट करने का, जिसमें एनोडाइजिंग होता है,
ठीक है, एलॉइंग होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप क्लियर हो गया होगा प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं किसी भी कोरोजन प्रोसेस को, कोई भी मेटल उस कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस यूज हुआ था, बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन। ये प्रोसेस आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी जो होता है ऐसे ही कोरोजन से रिलेटेड एक टर्म है जो कि फूड आइटम्स के लिए होते हैं, कि जो भी फूड आइटम्स हैं, तो फूड आइटम क्या होता है, जैसे मॉर्निंग में हमने फूड को मम्मी ने फूड को बनाया और शाम तक वो स्मेल करने लगा, तो ये स्मेल क्यों आ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। चलिए बात कर लेते हैं रेंसिडिटी का और इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो रेंसिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं। रेंसिडिटी भी एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे होता है, तो हम बोलेंगे क्या है कि कोई भी जैसे जब फूड आइटम, जो भी फूड आइटम होता है, तो जो ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड्स, ठीक है, बिकम ऑक्सीडाइज टू गिव वेरी बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा फूड आइटम्स है, उस फूड आइटम में क्या पाया जाता है, ऑयल्स पाया जाता है और फैट पाया जाता है। तो इस ऑयल और फैट क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। एंड ये जैसे ऑक्सीडाइज होगा तो उस पर्टिकुलर फूड आइटम की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और जब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो क्या होगा, उसका स्मेल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो वो बैड स्मेल और बैड टेस्ट देने लगता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। जैसे मॉर्निंग में दाल बनाया घर पे और शाम तक वो स्मेल करने लगा इन समर सीजन, ठीक है। समर में क्या होता है, अभी समर चल रहा है, तो इस समय क्या होगा कि अगर मॉर्निंग में हम सब्जी बनाएं या दाल बनाएं तो शाम तक वो स्मेल करने लगता है, क्योंकि शाम तक क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यही प्रोसेस हमारा कहलाता है रेंसिडिटी। आपको क्लियर होगा रेंसिडिटी क्या होता है। जैसे कि हम लोग बात करें, जो भी चिप्स का पैकेट होता है, तो चिप्स के पैकेट में क्या भरा रहता है, हम बोलेंगे जो भी चिप्स होते हैं वो भरा रहता है। वो चिप्स में क्या लगा होता है, हम बोलेंगे उसमें जो भी ऑयल होता है या फैट होता है, ठीक है, वो लगा रहता है। तो वो ऑयल और फैट क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए, लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो उसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए उसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिक्स करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन काम करता है उसको प्रिवेंट करने का। तो आज ये हम बात करें, आपको क्लियर हो गया होगा रेंसिडिटी क्या होता है। अब रेंसिडिटी को हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, बाई वैक्यूम पैकिंग। मतलब जो भी फूड आइटम है, उस फूड आइटम को हम लोग को वैक्यूम में रख देना होगा, जहाँ पे एयर का कंटेक्ट न होने पाए, ठीक है ना। तो बाई वैक्यूम पैकिंग, ये पहला प्रोसेस हो गया जिससे हम लोग रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हो सकता है बाई जैसे कि जो फूड आइटम है उसको हम लोग कहाँ रख दें, रेफ्रिजरेटर में। जो भी अब फ्रिज होता है हमारे घर पे, उस फ्रिज में हम लोग क्या करेंगे, फूड आइटम को अगर रख देते हैं तो वहाँ पे फूड हमारा क्या होता है, रेंसिड नहीं होगा, मतलब फूड हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो टेम्परेचर होता है, मीन्स जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो हम बोलेंगे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो अगर उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है तभी वो ऑक्सीडाइज कर पाता है, उसके नीचे रहेगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा, तो फ्रिज के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद हम कर सकते हैं बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। मतलब क्या होता है, चिप्स पैकेट के अंदर में ऑक्सीजन इज रिप्लेस बाय नाइट्रोजन। मतलब चिप्स पैकेट के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिप्लेस कर देते हैं, उसमें नाइट्रोजन फिल कर देते हैं, और नाइट्रोजन रहेगा तो चिप्स जो होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे ही अगर कहीं भी वो अगर चिप्स पैकेट के अंदर देखेंगे को चिप्स पैकेट एकदम खुला रहता है, किसके वजह से, हम बोलेंगे नाइट्रोजन। अगर वो चिप्स पैकेट में हम एक भी होल कर देंगे तो कुछ समय के बाद वो जो चिप्स जो होते हैं इनसाइड द चिप्स पैकेट, वो क्या होगा, स्मेल करने लगेगा, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है बाय द ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ये सब प्रोसेस आप देख सकते हैं जिसके वजह से हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए
अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये सेकेंड हो गया। थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि राइट द वन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड फोर्थ आपका क्वेश्चन है कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट हो लेकिन प्रेसिपिटेशन ना हो, ठीक है ना। तो ये चार क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा अपने खुद से ही। आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जब अगर चैप्टर खत्म होता है, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।